हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचडी एलटी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग राजनीतिक विचारक में थॉमस हॉब्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है फ्रेंड्स, उसे ज़रूर से देख लें, क्योंकि आगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि थॉमस के जो विचार थे वे किस पे आधारित थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। हम लोग राजनीतिक विचारक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स का पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थॉमस हॉब्स के पार्ट 2 को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल ही बता दिया था कि जो थॉमस हॉब्स के जो भी विचार हैं वे काफ़ी उन्होंने काफ़ी अपने अधिक विचार दिए हैं। तो हम इसको कई वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को डीप पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और भी आएंगे और उन पार्टों को आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए पहले आज हम लोग देखते हैं हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो ये हम लोगों का आज का पहला पॉइंट है, हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। देखते हैं हॉब्स के मानव संबंधी जो विचार थे वह स्वभाव संबंधी विचार किस प्रकार के थे। हॉब्स के दर्शन में उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उसके राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के अध्ययन चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो हॉब्स के जो दर्शन में मानव स्वभाव संबंधी विचार थे वह काफ़ी महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन उसने काफ़ी गहनता से किया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो पहला उसका विचार किस प्रकार का था। वह अरस्तू का विरोध करते हुए मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी मानता है और मानव स्वभाव संबंधी विचार उसके पुस्तक डी कार्पोरे पॉलिटिको और लेवाथन में मिलते हैं। चूँकि जो अरस्तू था वह तो विचारक जो प्राकृतिक चीज़ों को मानता था, लेकिन यह उसके विरोध करते हुए मानव को असामाजिक प्राणी मानते हैं, क्योंकि अरस्तू ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना था, लेकिन ये जो हब्स महोदय हैं ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक असामाजिक प्राणी है। और मानव स्वभाव संबंधी विचार अपने जो पुस्तक है उनकी डी कार्पोरे पॉलिटिको और लेवाथन में, इसमें उसका काफ़ी अच्छी तरह से विवरण दिया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारों के कारण उसका मानना है कि मनुष्य भी भौतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है, क्योंकि अन्य पदार्थों की तरह वह भी तत्व या पदार्थ है जिसे हम मन या मस्तिष्क कहते हैं, वह एक सूक्ष्म पदार्थ ही है। आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वैज्ञानिक भौतिकवादी विचार क्योंकि उसके जो दृष्टिकोण थे वैज्ञानिक तरीके से वह सब कुछ देखता था, इसलिए वह कहता है कि मनुष्य भी एक भौतिक विज्ञान का अध्ययन का विषय है। ठीक है, मनुष्य को भी वह भौतिक विज्ञान का अध्ययन का विषय मानता है और कहता है कि यह भी एक अन्य जो पदार्थ होते हैं उसी की तरह यह भी क्या है, एक तत्व है या पदार्थ है। जैसे कि उसने माना कि जो मन और मस्तिष्क है यह क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ है। तो यह उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए मानव के स्वभावों का यहाँ पे चित्रण करता है। कहता है कि यह मानव भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक विज्ञान है, जिसका जो क्या है, यह तत्वों से मिलकर बना है और उसका जो मुख्य तत्व है मन या मस्तिष्क है, जो कि सूक्ष्म पदार्थ है। आगे हम लोग देखते हैं हॉब्स के विचार। हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी चित्रण को निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी जो चित्रण है उसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। जो कि पहला पॉइंट है, मनुष्य में इच्छा तथा घृणा दोनों पाई जाती है। जो वस्तु अच्छी होती है उनके प्रति वह आकर्षित होता है, तथा जो अच्छी नहीं लगती उन्हें बुरा कहता है एवं उससे घृणा करता है। हब्स यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मनुष्य में जो है इच्छा एवं घृणा दोनों प्रकार की चीज़ें क्या है, पाई जाती हैं। जो उसको अच्छे लगते हैं उसके प्रति वह आकर्षित होता है, और जो उसको अच्छी नहीं लगती है उसे घृणा की दृष्टि से वह देखता है। तो हॉब्स ने मानव के स्वभाव का पहला यह चित्रण किया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। मनुष्य के समस्त कार्य उसके स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। स्वार्थ का तत्व मनुष्य में प्रबलता से उपस्थित होता है। यहाँ पे हॉब्स कहता है कि मनुष्य के जो समस्त कार्य हैं उसके स्वार्थ, जो भी कार्य करता है वह स्वार्थ भावना को देखते हुए करता है। उसके अंदर जब स्वार्थ भावना प्रेरित होती है तभी वह कोई काम करता है, जो कि यह तत्व मनुष्य के अंदर काफ़ी प्रबल होती है। इस तरह से कहता है। स्वाभाविक से आप देखेंगे कि आज के ज़माने में
आज के क्या कभी भी देखे होंगे आप कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्य हैं वह अपने स्वार्थ हित के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। तो उसी चीज़ को यह हॉब्स भी कहता है कि मनुष्य के अंदर जो स्वार्थ भावना है यह उसको प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए, जो कि उसके अंदर काफ़ी प्रबल रूप से विद्यमान होती है। आगे हम लोग देखते हैं, तथा वह हमेशा स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वह निरंतर एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है। स्वयं की संपत्ति सुरक्षित रखने एवं स्वयं को जीवित रखने तथा स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए वह दूसरों को ध्वस्त करने से भी नहीं हिचकता। हॉब्स यहाँ पे कहना चाहता है कि मानव अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करता है, एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है और अपनी संपत्ति को जो है वह सुरक्षित रखने का हमेशा प्रयास करता है एवं जीवित रहने के लिए दूसरों से भी लड़ता रहता है और दूसरों को क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ध्वस्त भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यदि देखा जाए कंक्लूजन तो ये निकलता है कि वह यह कहने का प्रयास करे कि मनुष्य जो है क्या एक स्वार्थी प्राणी है। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। इसके लिए वह किसी को भी ध्वस्त करता है, इसके लिए वह तनिक भी हिचकता नहीं है। आगे प्रश्न पॉइंट नंबर 3 है। 3 में देखिए कहा गया है कि हॉब्स का मानना है कि सभी मनुष्य लगभग समान हैं और उनमें बहुत कम अंतर है, जिसके कारण मनुष्यों में प्राप्ति की योग्यता भी समान होती है और इस कारण उनमें अपने वर्चस्व के लिए निरंतर प्रतिद्वंदिता और संघर्ष चलता रहता है। वही बात यहाँ भी हॉब्स कहना चाहता है कि मानव जो है मनुष्य जो है लगभग एक दूसरे मतलब समान ही है, पूरी तरह से समान तो नहीं है लेकिन उनका जो नेचर है, प्रकृति है, तो समान ही है, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। वह चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी समान तरीके से योग्यता रखना चाहता है और इस कारण से क्या करता है, वो अपना वर्चस्व हमेशा बनाए रखना चाहता है, जिसलिए क्या होता है, लोगों में प्रतिद्वंदिता की भावना होती है और हमेशा ही एक दूसरे से वह संघर्ष करते रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हॉब्स ने इस संघर्ष के मुख्य रूप से 3 कारण बताए। हॉब्स ने कहा है कि जो यह स्वार्थ संबंधी वह अपना संघर्ष करता है, इसके मुख्य 3 कारण हैं। कितने? 3 कारण हैं। वह कौन-कौन से कारण हैं? तो पहला कारण बताता है कि प्रतिस्पर्धा, दूसरा बताता है पारस्परिक अविश्वास, तीसरा कहता है यश और प्रसिद्धि। आइए इन सबको हम लोग देखते हैं कि हॉब्स ने इसको किस तरह से चित्रित किया है। तो पहले हम लोग देखते हैं, प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए संघर्ष करते हैं। हमेशा मनुष्य हॉब्स के अकॉर्डिंग हमेशा मनुष्य क्या होता है, प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए क्या करता है, प्रतिस्पर्धा में लाभ पाने के लिए, यदि मान लीजिए कोई टेस्ट होता है कोई चीज़, तो उसमें वह क्या करता है, प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है और लाभ करने के लिए पाने के लिए वह संघर्ष करता है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि अविश्वास के कारण रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। जब वह यह कहना चाहता है कि जब एक मनुष्य दूसरे पे विश्वास नहीं करता है तो वह सोचता है कि वह हमारी चीज़ों को ले लेगा तो देगा नहीं, क्योंकि उस पर हमारा कोई यकीन नहीं है, विश्वास नहीं, तो उसी को कहता है कि अविश्वास के कारण रक्षा, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ों, अपने जीवन की रक्षा के लिए वह क्या करता है, संघर्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, यश वैभव के कारण प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। यहाँ पर यश, ठीक है, फेम पाने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए वह क्या करता है, एक दूसरे से वह संघर्ष करते रहते हैं हमेशा। तो सभी चीज़ों में यह बताने की चेष्टा की गई है कि मनुष्य अपने स्वार्थ संबंधी सभी चीज़ों को करने के लिए वह क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण एक ऐसा संघर्ष होता है कि आपस में एक दूसरे से लोगों में सामंजस्य नहीं बनता। आगे देखते हैं हम लोग, हॉब्स कहता है कि मनुष्य की यह आकांक्षा तभी समाप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक सी चीज़ है कि यदि आपके अंदर कोई चीज़ पाने की इच्छा है, यदि आप पा लेते हैं तो दूसरे चीज़ के पाने की इच्छा हो जाती है। उसी को कहता है कि यह चीज़ें हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यू। एक चीज़ आपने पा लिया, दूसरा चीज़ प्रसिद्धि पा लिया, आप पैसा पाना चाहेंगे, संपत्ति पाना चाहेंगे, लेकिन यह चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म कब होगी? जब आपकी मृत्यु यानी मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, तब यह चीज़ आकांक्षा जो होती है हमारी समाप्त हो जाती है। इस तरह से हॉब्स कहता है। आगे हम लोग देखते हैं चौथे पॉइंट में, हॉब्स के अनुसार मनुष्य पूर्णतः आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है। स्वार्थ की भावना के कारण ही उसके भीतर सभी प्रकार के संवेग तथा आवेग
जन्म लेते हैं इसमें उसमें निस्वार्थता का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है। हब्स कहता है कि मनुष्य पूर्णतः क्या है, आत्म केंद्रित है, ठीक है, वह आत्म खुद से, ठीक है, आत्म केंद्रित, किसी पर निर्भर नहीं है, स्वार्थी और भयग्रस्त है। स्वार्थी भी है, यहाँ पे कहता है कि आत्म केंद्रित भी है, स्वार्थी भी है और डरा हुआ भी है, भयग्रस्त है कि कहीं हमारे पे ना अटैक हो जाए, कहीं हमारी संपत्ति न छीन ली जाए, कहीं हमारा जो यश है वह हमसे न छीन लिया जाए, तो इसलिए क्या है, वह भयग्रस्त प्राणी भी है। इस तरह से हॉब्स कहता है। स्वार्थ की भावना के कारण ही उसके भीतर सभी प्रकार के संवेग, देखिए स्वार्थ की भावना के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो होता है सभी प्रकार के संवेग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। संवेग और आवेग क्या होता है, ये जन्म लेते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। जब हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना होगी तो हमारे अंदर उस प्रकार के संवेग भी जन्म लेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, निस्वार्थता का गुण उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है कि बिना स्वार्थ से वह कोई अपना कार्य कर सके। पांचवें पॉइंट में बताया गया कि हॉब्स कहता है कि इसके अतिरिक्त जीवन या आत्मरक्षा की भावना मनुष्य में सदैव बनी रहती है। हॉब्स यहाँ पे कहता है कि इसके अतिरिक्त वह जीवन या आत्मरक्षा की भावना अपने आप को बचाने के लिए हमेशा उसके अंदर ये विद्यमान रहती है, हमेशा बनी रहती है। आगे कहता है कि मनुष्य अपने जीवन तत्वों को बनाए रखने के लिए निरंतर क्रियाशील तथा संघर्षशील बना रहता है एवं उसके संपूर्ण व्यवहार में यही तत्व सत्य मनोवैज्ञानिक सत्य सदैव क्रियाशील रहता है। यहाँ पे हॉब्स कहता है कि इसी तत्व को वह मतलब अपनी यश यश को पाने के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, अपने आप की सुरक्षा की करने पाने के लिए वह निरंतर क्रियाशील रहता है और संघर्षशील भी बना रहता है। और उसके संपूर्ण व्यवहार में ये जो तत्व है, मनोवैज्ञानिक तत्व जो होता है सत्य सदैव क्रियाशील रहता है। कह सकते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से यह जो उसके अंदर गुण होता है हमेशा बना रहता है, अपने आप को सुरक्षा करने के लिए संघर्ष करना, ठीक है, क्रियाशील हुआ रहता है। इसी चीज़ को वह कहने का प्रयास करता है कि मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि मनुष्य अपने स्वार्थ भावना को बरकरार रखने के लिए, पाने के लिए वह क्या करता है, संघर्षशील हमेशा हमेशा रहता है, जो कि यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह मानव को एकांकी, असामाजिक तथा पतित प्राणी माना है, जिसमें केवल स्वार्थ और आसुरी तत्वों की प्रधानता है। हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो इस तरह का चित्रण किया है हमारे सामने देखने को ये मिलता है कि वो मानव को वह एकांकी मतलब अकेला, असामाजिक मतलब सामाजिक प्राणी नहीं है, और पतित मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत खराब प्रवृत्ति का प्राणी उसको माना है। इसी स्वभाव के कारण, स्वार्थ की भावना के कारण उसने मनुष्य को एकांकी, असामाजिक और पतित प्राणी माना है, जिसमें क्या होता है, केवल स्वार्थ और आसुरी शक्तियाँ, ठीक है, अपने चीज़ों को पाने के लिए, और आसुरी शक्तियाँ मतलब लड़ने झगड़ने के लिए, यह चीज़ें उसके अंदर जो तत्व होते हैं हमेशा ये बनी रहती हैं, इसकी प्रधानता हमेशा रहती है मनुष्य के अंदर। आगे के पॉइंट में देखिए, दया और प्रेम तथा सहयोग के गुण भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका यहाँ पे ये कहता है कि दया और प्रेम तथा सहयोग के गुण भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। वह दया भी यदि करता है किसी से, प्रेम सहयोग के, तो उसके अंदर भी एक स्वार्थ की भावना होती है कि हम ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी यह हमारी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो ये करेगी, मतलब यहाँ पे वह ये सिद्ध करना चाहता है कि स्वार्थ ही ये सब कराता है उसका। आगे देखिए, उसका मानना है कि मनुष्य स्वार्थी है और उसका सारी भावनाओं का केंद्र उसका अहंकार है। वह यह कहता है कि मनुष्य तो स्वार्थी है, उसकी इन सारी भावनाओं का जो केंद्र बिंदु है उसके अंदर का जो अहंकार है, ठीक है, ईगो है, वही है, अहंकार ही उसका यह स्वार्थीपन उसके अंदर दिखाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए उसके केवल एक पक्ष या बुरे पक्ष का ही अध्ययन किया है। यहाँ पे हॉब्स ने मानव स्वभाव का केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया है। वह कौन सा पक्ष है, तो बुरा पक्ष जो है उसी पक्ष का वह अध्ययन करता है। जबकि देखा जाए तो यही लगता है कि मनुष्य अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों अर्थात विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का मिश्रण है। अब यदि हम लोग देखते हैं तो मनुष्य के अंदर केवल बुराइयां नहीं होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। यदि आप देखते हैं तो यही कहने का प्रयास किया गया है यहाँ पे कि मनुष्य के अंदर दोनों तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, अच्छी भी हो सकते हैं, वह बुरा भी हो सकता है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों का उसके अंदर क्या है, मिश्रण है। लेकिन हॉब्स ने केवल एक ही पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया है, उसके बुरे पक्ष पे। उसे केवल दुर्गुणों का भंडार नहीं कहा जा सकता, जैसा कि हॉब्स ने माना है कि
माना है, लेकिन हॉब्स ने अपने विचारों तथा दर्शन का आधार मानव स्वभाव को बनाया। देखिए, इसमें यह कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को दुर्गुणों का भंडार इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर परिस्थिति में हर लोग एक जैसे ही हों। ठीक है, इस तरह से हॉब्स जबकि मानता है, लेकिन उसने क्या किया, अपने विचारों में जो आधार बनाया है वह मानव के स्वभाव को ही बनाया है। ठीक है, इसीलिए वह कहता है अपनी स्वार्थ भावना से एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, और मनुष्य लड़ते झगड़ते कहते हैं उनके बीच जो समझौता हुआ, तब समझौता होने के बाद लेवाथन का जन्म होता है, और लेवाथन को वह पूरी क्या करते हैं, सारी अपनी शक्तियां सौंप देते हैं। लेवाथन ही सब कुछ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेवाथन के बारे में, तब जानेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक अवस्था संबंधी हॉब्स के विचार। तो प्राकृतिक अवस्था संबंधी हॉब्स के कुछ विचार हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें है, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। हॉब्स यहाँ पे कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व ही ऐसी स्थिति को वह प्राकृतिक अवस्था मानता है, यानी राज्य की जो उत्पत्ति से पहले की जो स्थिति थी उसे कहता है कि प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, उसको संज्ञा देता है प्राकृतिक अवस्था की, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को। याद रखिए, राज्य की उत्पत्ति की पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह यह बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा और स्थिति होती है। वह यह कहता है कि मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या दशा है और उनकी क्या स्थिति है। मतलब वो यह कहने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह की स्थिति में मनुष्य की किस प्रकार की स्थिति है, क्या दशा है और उनकी स्थिति किस प्रकार से इस समय है, वो ये बताने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है, हॉब्स तार्किक ढंग से अपने विचारों को आगे बढ़ाता है और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वैसी ही जैसी कि पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों के नियंत्रण सत्ता के अभाव में होती है। हॉब्स अपने तार्किक ढंग से विचार को आगे बढ़ाता है और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था उसी प्रकार की अवस्था है जिस प्रकार से पूर्णतया स्वार्थ सम्मान शक्तियों वाले मनुष्य के नियंत्रण सत्ता के अभाव में होती है। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य के स्वार्थी और सम्मान शक्ति वाला बिना नियंत्रण की यदि कोई सत्ता होती है तो ऐसी स्थिति उस समय बनती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह पूर्णतः एक अराजकता की अवस्था है। हॉब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था में जो भी कल्पना की है, तो इससे हमको यही निष्कर्ष मिलता है कि वह किस प्रकार की अवस्था है। तो वहाँ पे हमेशा अराजकता की बात वह दिखाया, क्योंकि वह मनुष्यों को हमेशा किस रूप में दिखाया है कि झगड़ालू रूप में दिखाया है, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास उसने नहीं बताया है। आगे हम लोग देखते हैं, और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता है। इसी के कारण हॉब्स कहता है कि इस अवस्था में लोगों के बीच क्या होता है, संघर्ष चलता है और युद्ध होता रहता है। किस कारण, क्योंकि वह क्या है, स्वार्थी है। आगे हम लोग देखते हैं, यह इस कारण था कि सभी मनुष्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा भय तथा प्रतिस्पर्धा वैभव की इच्छा सर्वाधिक बलवान थी। हॉब्स यही हमेशा बार बार कहना चाहता है कि जब लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा वैभव और क्या हो, वह लाभ पाने का प्रयास करते हैं, तब उनके अंदर क्या होती है, इस तरह की इच्छा क्या होती है, सबसे ज़्यादा बलवान होती है। आगे हम लोग देखेंगे, हॉब्स ने इससे पूर्व सामाजिक दशा कहा है, और हॉब्स ने इस चीज़ को कहा है कि मनुष्य यह जो अवस्था होती है झगड़ालू प्रवृत्ति के स्वार्थीपन की, यह उसके सामाजिक होने की दशा की पहली अवस्था है। जब वह सामाजिक हो जाएगा तो इस तरह से वह नहीं करेगा, इसलिए वह कहता है कि यह अवस्था जो क्या है, पूर्व सामाजिक दशा है। ठीक है, यानी कि सामाजिक से पहले की यह दशा है मनुष्य के, जिसमें मानव जीवन नारकीय असहाय तथा भार स्वरूप था। यानी वो यह कहने का प्रयास यहाँ पे किया है कि उस समय जो यह उसकी पूर्व सामाजिक दशा है, उस समय किस तरह का उसका जीवन था, नारकीय था, असहाय था और क्या था, भार स्वरूप था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था मानवीय गुणों के कारण। वह यह कहता है कि प्राकृतिक दशा के जीवन का जो हिंसा प्रधान था, क्योंकि वहाँ पर क्या था,
अमानवीय गुण थे, मानवीय गुण तो नहीं थे। इसी के कारण वहाँ पे क्या था, हिंसा उनके अंदर जो थी वह काफ़ी विद्यमान थी, उसकी प्रधानता अधिक थी। इसीलिए वह क्या था, वह एक स्वार्थी था, जो कि उसकी कौन सी अवस्था थी, सामाजिक पूर्व अवस्था थी। ठीक है, पूर्व सामाजिक दशा थी यह। आगे हम लोग देखते हैं मानव जीवन भयंकर और अत्यव्यवस्थित था। हब्स यहाँ पे ये कहने का प्रयास करता है कि उसका जो यह जीवन था वह क्या था, भयंकरमय था और अव्यवस्थित था। आगे के पॉइंट में हम लोग देखेंगे हब्स कहता है कि ऐसी दशा में जब प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की स्थिति होती है तो मनुष्य पर दूसरे के आक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है तथा इस कारण समस्त मनुष्य निरंतर भय की अवस्था में रहते हैं। हब्स यहाँ पर यह कहने का प्रयास करता है कि हर एक व्यक्ति से क्या करता है, युद्ध करने की स्थिति में होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे हमेशा सदैव क्या होता है, भय का माहौल बना रहता है। यह उसके निरंतर क्या होती है, भय की अवस्था बनी रहती है, जिसके कारण आगे हम लोग देखते हैं इस अवस्था में मनुष्य का जीवन दुखमय होता है तथा किसी भी प्रकार की प्रगति अथवा विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हॉब्स कहता है यहाँ पे कि यह जो अवस्था है मनुष्य की दुखमय होती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, प्रगति और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि इस अवस्था में कभी भी वहाँ पे विकास या प्रगति नहीं हो सकता जब उसका जीवन क्या हो, दुखमय हो। आगे देखते हैं हम लोग हॉब्स का नेक्स्ट पॉइंट। हॉब्स ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हॉब्स कहता है यहाँ पे कि इस दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात साधन का ज्ञान आदि जो होता है यह नहीं होता है मनुष्य के अंदर तथा मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पाशविक तथा क्षणिक होता है। और मनुष्य का जो जीवन होता है वह किस प्रकार का होता है, एकांकी, यानी कि क्या होता है, वह अहंकारी होता है, अपवित्र होता है और उसका जो यह जीवन होता है मात्र क्षणिक होता है, यानी कुछ ही समय का यह उसका जीवन होता है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं ऐसी अवस्था में उचित, अनुचित और न्याय अन्याय का कोई भेद नहीं रह जाता। शक्ति और धोखा मनुष्य के प्रमुख गुण होते हैं और यह नियम लागू होता है कि जो कुछ भी जो कोई भी कुछ भी ले सके और जितनी देर तक अपने पास रखने में समर्थ हो वह उतने समय तक उसका हो जाता था। हब्स कहता है कि जो ये अवस्था थी यहाँ पे उचित अनुचित, न्याय अन्याय का कोई भी भेद नहीं था। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं था, क्योंकि लोग स्वार्थी थे, एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे को धोखा देते थे। ये उनके अंदर जो गुण था काफ़ी प्रबल रूप से उनके अंदर, मनुष्यों के अंदर विद्यमान था। और यह नियम कहता है कि और यह नियम लागू होता है कि मनुष्य उस समय क्या होता है कि जो कुछ भी वह ले सके, जितनी देर तक अपने पास रख सके उतने समय तक लिए उसका वो हो जाता है। यानी कि वह किसी चीज़ पे अधिकार कर लिया, जो कुछ भी ले लिया और उसके पास जब तक है वह उसका उस पर नियंत्रण रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं। तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव था। जो यह अवस्था थी मानव की प्राकृतिक अवस्था, इस अवस्था में क्या था, नैतिकता का कोई उसमें अंश नहीं था, कोई भी नैतिकता उनके अंदर नहीं थी। इसलिए वह कहता है कि नैतिकता का पूर्ण इस अवस्था में अभाव था, क्योंकि मनुष्य नैतिकता की शिक्षा समाज में रहकर ग्रहण करता है और प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी। और वह कहता है कि नैतिकता तो भाई समाज में रहकर मिलती है, जबकि प्राकृतिक अवस्था को उसने क्या कह दिया, सामाजिक अवस्था की पूर्व अवस्था बताया है। क्योंकि वह सामाजिक अवस्था में नहीं था इसलिए उसकी यह पूर्व अवस्था है, जहाँ पर क्या था, पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है उसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अतः मनुष्य को नैतिकता अनैतिकता का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्व सामाजिक जो अवस्था थी मनुष्य की, हब्स के अकॉर्डिंग, वह किस प्रकार की थी, नैतिकता अनैतिकता उनके अंदर इस प्रकार का कोई भी ज्ञान मनुष्यों के अंदर नहीं था।
दूसरा पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में न्याय भावना नहीं थी, न्याय राज्य अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। वह यह कहता है कि इस अवस्था में न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई आप लड़ते झगड़ते रहिए, कोई नहीं आएगा आपको रोकने टोकने के लिए, या कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी, या कोई ऐसा आप पे नियंत्रण नहीं रख सकता कि जो कि न्याय हो सके और न्याय की भावना वहाँ पे हो। इसलिए क्या होता है, व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए राज्य व्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में यह जो थी विद्यमान थी ये गुण। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि उस अवस्था में न्याय अन्याय की वैधता का परीक्षण करने वाला कोई कानून ही नहीं था। वही बात जैसा कि हमने बताया कि इस अवस्था में कोई भी वैधता किसी पर नहीं था, कोई परीक्षण नहीं था, कोई कानून नहीं था, जिसके कारण यह अवस्था मनुष्य की बनी रहती थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बस इसको कहानी के तौर पे समझिए, फिर इसके बाद जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको आप नोट कर लीजिए। वैसे मैंने मुख्य पॉइंटों को ही इसमें लिया है, क्योंकि यदि हॉब्स को पढ़ेंगे तो काफ़ी हर एक विचार को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मुख्य चीज़ें हैं, जो हमको कहानी के रूप में समझ में आ जाए, ऐसी चीज़ों को हम लोगों को टारगेट करना है। आगे देखते हैं, हब्स के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। हर्ष की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो, उसमें व्यक्ति के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति उससे लड़ के झगड़ के वह उस चीज़ पे उसको प्राप्त कर लिया तो वो उसकी हो जाती थी। यह कहने का मतलब था कि कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, जिसके कारण कभी भी कोई भी उससे छीन सकता था। क्योंकि अस्थिरता और संघर्ष के वातावरण में अस्थायी संपत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए वह कहता है कि जब कोई चीज़ स्थिर नहीं है और संघर्ष का वातावरण बना है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, स्वार्थ की भावना है, तो वहाँ पे अस्थायी संपत्ति की कोई भी गुंजाइश या कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरह से हॉब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था के विचार में कल्पना करता है, बताया है। इन सभी चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो निष्कर्ष के रूप में हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि आलोचकों का मानना है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कि मनुष्य कभी प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। कुछ आलोचक थे जो कि हॉब्स की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कि मनुष्य कभी प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, क्योंकि समाजशास्त्रियों को मानना है कि आदिकालीन मानव जीवन में कोई न कोई सामाजिक जीवन और नैतिक नियम विद्यमान थे। क्योंकि समाजशास्त्री यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आदिकाल में मानव जीवन में कोई न कोई सामाजिक जीवन तो था, इसीलिए तो लोग ग्रुपिंग में रहते थे, ठीक है, कोई ना कोई उनके ऊपर नैतिक नियम था, इसीलिए वह इसकी आलोचना भी करते हैं। परंतु हॉब्स इसे ऐतिहासिक तर्कों से सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करता। और जो आलोचक हैं वह कहते हैं कि हॉब्स इसको ऐतिहासिक तर्कों, यानी मतलब जो इतिहास में जो चीज़ घट चुकी हैं, जिस तरह से आदिकाल में मानव रहे हैं, उस पे वह इसको तर्क वितर्क करके परीक्षण करके अपना विचार नहीं प्रस्तुत करता है, ऐसा आलोचक कहते हैं उसके विषय में। लेकिन हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का यह चित्रण इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि जब मनुष्यों में कार्य को नियमित तथा नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति न हो तो मनुष्य इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और हॉब्स की इस विचार से यदि हम लोग देखते हैं तो यदि इस तरह की अगर कोई अवस्था है तो अवश्य ही क्या होता है कि मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। यदि वहाँ पे प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक गुण नहीं है तो मनुष्य जरूर नेसेसरी है कि वहाँ इस अवस्था में वहाँ का माहौल बन जाएगा, वहाँ के जो भी मनुष्य होगा ऐसे वातावरण में संघर्ष की भावना उन लोगों के अंदर जरूर विद्यमान होगी। इस तरह से हम यदि हॉब्स के विचारों का अध्ययन करते हैं तो इतना हमको जरूर निष्कर्ष मिलता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की अवस्था यदि होती है तो मनुष्य का स्वभाव इस तरह का अवश्य ही होगा और मनुष्य उस स्थिति में अवश्य पहुंच जाएगा, जैसा कि हॉब्स ने अपने विचारों में चित्रित किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हॉब्स से संबंधित कुछ प्राकृतिक संबंधी विचार और उसके कुछ प्राकृतिक संबंधी जो उसकी अवस्थाएं थी, विशेषताएं थी, और लास्ट में हमने उसके निष्कर्ष भी देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि फ्रेंड्स कोई आप लोगों का क्यूरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। सभी की कमेंट का मैं करता भी हूँ। और
जो भी टॉपिक आप लोगों के लगे कि हाँ ये इस टॉपिक, तो उस टॉपिक को भी बताइए। वैसे हम चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में एकदम जिस तरह से आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिलहाल हमने स्टार्ट किया है राजनीतिक विचारक से, जिसमें हम लोग पाश्चात्य विचारक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्लेटो, अरस्तु को पढ़ लिया। हॉब्स हम लोगों का चल रहा है, 2 वीडियो और इसके आएंगे, क्योंकि हॉब्स को जो काफ़ी महत्व दिया जाता है राजनीतिक विज्ञान में, तो इसे थोड़ा हमको डिटेल में पढ़ना होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।